नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो एजुकेशन पर है, जिसमें हमने कुछ अपने शहर के प्रिंसिपलों को अपने चैनल पर आमंत्रित किया है और उनसे कुछ क्वेश्चन और उन समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सर राजेंद्र बाबू हैं, सिटी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो आपसे सर एक क्वेश्चन है कि जी। कोरोना के बाद जो है शिक्षा में आए परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं और उसके बाद आपको किन-किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नमस्कार। कोरोना के बाद एक समस्या जो थी बच्चों की शिक्षा की, काफ़ी बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह रहे थे। एक बदलाव जो आया है वो ये आया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को एक पहचान मिली है। और हम ये देख सकते हैं कि अगर भविष्य में कोई चुनौती इस तरह की आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस शिक्षा में आई जो गैप है, इसको हम एक हद तक क्या कर सकते हैं, इसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, इसको हम भर सकते हैं। आने वाले समय में अगर कोई चुनौती हमें इस प्रकार की मिलती है, तो हम उसका सामना कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। जहाँ तक बात समस्याओं की है, तो कोरोना के बाद कई तरह की समस्याएँ जो हैं आई हैं। बच्चों का जो शिक्षा से थोड़ी-सी रुचि कम हुई है और उनमें एकाकीपन की भावना जो है वो ज़्यादा आ गई है, बच्चे मोबाइल के ज़्यादा क्लोज़ हो गए हैं। दूसरे फिज़िकल फ़िटनेस पर भी जो है बच्चों का वो प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। इस तरह की समस्याएँ हैं और सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, बच्चों में एक लर्निंग गैप हो गया है। जी सर। दूसरा क्वेश्चन हमारा सर ये है कि जैसे आप जानते हैं एनईपी 2020 आया कोरोना के बाद, नई शिक्षा नीति आई, जो कि बहुत समय बाद हमारे देश में आई है। तो नई शिक्षा नीति में जो क्या शिक्षण बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा या मतलब वैसे ही रहेगा? आपके क्या विचार हैं इस पर? नहीं, एनईपी जो आई है, अगर एनईपी को सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों के साथ मिलके अगर पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अगर इसको लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा में बदलाव आएगा। हमारी जो शिक्षा होगी उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, यानी हाँ, या कॉम्पिटेंसी लेवल जो है जी, वो जी। बढ़ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा आएगा हाँ, अगर ये सिर्फ़ पेपर में ना हो हाँ, के ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल, हो। बिल्कुल तो पूरी एनईपी बहुत बढ़िया है जो एनईपी 2020 दी है। सब्जेक्ट चॉइस की माँग बढ़ गई है हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बच्चा कोई भी सब्जेक्ट अपनी चॉइस से ले सकता है, ठीक है? तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसा कि कोरोना के बाद आप देख रहे हैं कि शिक्षा में बच्चों की रुचि बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो क्या अब शिक्षण को और ज़्यादा रोचक बनाने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, जो पुराने तौर-तरीके हैं, हमें उनको बदलना पड़ेगा। अगर हम उनको नहीं बदलेंगे, तो जो हमारे पुराने तौर-तरीके हैं, वो इस समय कामयाब नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज की जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा नहीं रही। कर पा रही है और हमें क्या करना पड़ेगा, उन तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग उस पे हमें जोर देना पड़ेगा, ताकि बच्चे क्या करें, अनुभव के साथ सीखें चीज़ों को। साथ में एजुकेशन को, शिक्षा को हमें रियल लाइफ़ से कनेक्ट करना पड़ेगा कहीं न कहीं। अगर हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाएँगे कि वो जो शिक्षा है उसको अपने निजी जीवन से ना एक जी, रियल लाइफ़ से उसको वो जोड़ेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएँगे। मेरा ये मानना है। जी, दूसरे, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो हमारा काम है, हमें शिक्षण को भयमुक्त बनाना पड़ेगा। जी सर। ये मैं भी बहुत इससे बहुत ज़रूरी है, सहमत हूँ। ताकि बच्चे स्कूल से, टीचर से भयभीत ना हों और वो जो उनके मन में जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को वो क्या कर सकें, बाहर ला सकें, टीचर से भयमुक्त होके वो पूछ सकें, बात कर सकें। जी सर। तो मैं समझता हूँ, ये जो नीति है एनईपी, हुँ, ये कारगर साबित हो सकती है। पर ज़रूरत फिर इसी बात की है कि हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ क्या करें, इसको हम लागू करें लागू और हम जो भी लोग हमारे शिक्षा में लगे हुए हैं, हम सबका सहयोग उसमें लें। अंतिम सवाल सर मेरा यही है जी, कि एज़ अ प्रिंसिपल आप किन-किन समस्याओं का मतलब सामना करते हैं? किस चीज़ को आज के लेके? दौर में, शिक्षा को लेकर सर, भी, शिक्षा को सभी लेके व्यवस्था को लेकर भी, देखो सर, अनुशासन को लेकर। बहुत बड़े सब चैलेंजेज़ हाँ, हैं।
अनुशासन एक बहुत बड़ी समस्या है और दूसरा बच्चों की जो रुचि है, कोरोना के बाद से जो रुचि कम हुई है, उस पे हमें निरंतर काम करना पड़ेगा। बच्चों को निरंतर मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स के साथ बात करने की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है, हम बच्चों में ये भावना जगाएँ, जागरूकता जगाएँ कि भई हमें क्यों पढ़ना है? जिस दिन ये क्यों क्लियर हो गया कि ब मुझे क्यों पढ़ना क्यों है पढ़ना है है? ना? किस मैं लिए क्यों पढ़ना? पढ़ूँ? किस लिए पढ़ूँ? जिस दिन ये क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएँगी। अपने आप सुधर जाती है। मेरा तो ये इनको मानना आप है। चैलेंज के तौर पे लेते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में नमस्कार, आने के लिए भी नमस्कार। और हमें अपने विचार देने के लिए भी। नमस्कार सर। तो आइए मिलते हैं अपने दूसरे गेस्ट से, एमडीएस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अनुपम महेश्वरी जी से। सर के विचार जानेंगे आज हम अपनी एजुकेशन से लेकर कुछ समस्याओं और उसके प्रति जो है चेंजिंग के लिए। अनुपम महेश्वरी जी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार सर। कोरोना के बाद आए शिक्षा में परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं सर? कि किस तरह से जो है कोरोना के बाद शिक्षा में बहुत परिवर्तन आया, उस पर आपके क्या विचार हैं? और उसके बाद आपको किन-किन समस्याओं का एज़ अ प्रिंसिपल सामना करना पड़ा? सर, कोरोना के बाद निश्चित रूप से जो हमारी एजुकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। उसके पीछे मैं 2-3 कारण मान के चलता हूँ। सबसे पहली बात कि जब पहली साल कोरोना काल आया था, तो उस साल सभी छात्रों को बिना परीक्षा दिए हुए सरकार के द्वारा जो पास करने की नीति अपनाई गई और आगे आने वाले समय में जो 2 साल और निकले, उन दोनों सालों में भी बच्चों को जो पास किया गया, निश्चित रूप से ये एक एजुकेशन में गिरावट का हुआ। आज की तारीख में जब कोरोना के बाद पूरी तरह से विद्यालय खुल चुके हैं, एजुकेशन पूरी तरह से चालू हो चुकी है, लेकिन फिर भी बच्चों के दिमाग से ये चीज़ हम नहीं निकाल पा रहे हैं कि वो बिना पढ़े पास नहीं हो सकते। आज की तारीख में बच्चा अभी भी ये मानकर चलता है कि यदि वो पढ़े, ना पढ़े, एग्ज़ाम दे, ना करे, निश्चित रूप से गवर्नमेंट की कोई न कोई ऐसी पॉलिसी आएगी, जिसके आधार पर वो पास होगा। मतलब आपका सर ये मानना है कि अभी बच्चों के मन से वो चीज़ नहीं गई है कि चाहे हम पढ़ें या ना पढ़ें, पास हो जाएँगे। जी, बिल्कुल सही बात इसको है। निकाल पाने अभी एक अभी चुनौती अभी है हम आपके ये लिए। बहुत भारी चुनौती है। जी सर। दूसरी बात कि बच्चों को जिस समय कोरोना काल चला था, उससे पहले हम अपने विद्यालय में इस बात पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाते थे कि कोई भी छात्र विद्यालय में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, मोबाइल लेकर नहीं आएगा और यदि मोबाइल लेकर वो पकड़ा जाता है, तो वो एक अनुशासनहीनता उसकी मानी जाती और उसके अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन कोरोना काल आने पर हम ही ने उन छात्रों को, उनके अभिभावकों को इस बात के लिए फोर्स किया कि वो चाहे कैसे ही करें, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल दिलवाएँ। मोबाइल के इस्तेमाल करने से अभी भी हमारे जो समाज है वो इतना अधिक विकसित नहीं है। ग्रामीण, मैं अपने विद्यालय की बात करता हूँ, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफ़ी संख्या में पढ़ते हैं और वो इतने अधिक विकसित नहीं है कि वो मोबाइल के इस्तेमाल से ही केवल अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें। जहाँ पर मोबाइल के द्वारा पढ़ने पर कुछ बच्चों को निश्चित रूप से उनकी आईक्यू विकसित हुई, मोबाइल से उन्हें पढ़ना आया, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी निकले जिन्होंने उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया। उसके गार्जियन से जब बात की जाती है, बहुत से गार्जियनों से, तो बताते हैं सर हमें नहीं मालूम, वो मोबाइल पर रात को 12-12, 2-2 बजे तक मतलब पढ़ता रहता है। लेकिन वास्तव में यदि इस बच्चे से बात की जाए, सच्चाई ये है कि वो पढ़ के ना होकर वो दूसरी लाइन की तरफ अपना निकलता रहा, जहाँ पर कि बहुत सारी जो गलत आदतें हैं, गलत वो बच्चे के एक्टिविटियों में अंदर इंक्लूड विकसित हो हुई गए। और वही उसका नतीजा है कि गार्जियन को ना चाहते हुए भी, चाहे मज़दूरी करे या कुछ भी करे, लेकिन अपने बच्चे की जिद के आगे उसे मोबाइल फ़ोन दिलवाने पड़े। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो तभी तक अच्छी है जब तक कि उसका वास्तविक सही इस्तेमाल किया जाए। यदि उस टेक्नोलॉजी को हम गलत दिशा में इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी हो, तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए हानिकारक होगी। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी नेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर मोबाइल नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो बच्चे उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ज़रूरत यही है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी विकसित करें, उसे ग्रामीण क्षेत्र तक भी पहुँचाने का काम करें। जी सर। तो जैसा कि आप जानते हैं एनईपी 2020 आया सर, कोरोना के बाद नई शिक्षा नीति आई, जो कि सभी जानते हैं बहुत समय बाद आई। तो ये एनईपी जो है, क्या शिक्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर पाएगी आपके अनुसार या नहीं कर पाएगी? इस पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति एक बहुत लंबे समय के बाद हमें अपने देश में देखने को मिली है, उससे यदि वास्तव में धरातल पर वो पूरी तरह से लागू हो जाती है जिस तरह से सरकार चाहती है, तो वो हमारे छात्रों में एक नया आयाम स्थापित करने में उनका मददगार साबित होगी।
लेकिन समस्या जो आती है वो समस्या यही आती है कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छे-अच्छे नियम बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में धरातल पर जब लागू करने की बात आती है, तो हम उनका उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। छात्रों को एक बार जब नई शिक्षा नीति के बारे में जागरूक किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उनके अंदर बहुत कुछ चेंज आएँगे, लेकिन ये पॉलिसी धीरे-धीरे जाकर ही आगे जाकर सक्सेस होगी। एक ज़माने तक लॉर्ड मैकेले की जो पॉलिसी एजुकेशन चल रही थी, उसमें छात्रों को केवल और केवल उनको एक नौकरी तक सीमित रखा जाता था। उन्हें केवल पढ़ाते समय यही बताया जाता था कि उन्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्हें केवल नौकरी करनी है। नौकरी पाना है सर। जबकि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये केवल नौकरी से संबंधित नहीं है, इसमें स्वरोजगार से भी प्रेरित है कि बच्चा नौकरी देने के साथ-साथ नौकरी पाने के स्थान पर नौकरी देने के लिए सीखे और इस तरह का कुछ बने कि वो 4 लोगों को स्वयं रोजगार दे सके। जैसा कि आप जानते हैं सर, कोरोना के बाद बच्चों में जो है रोचकता, शिक्षण के प्रति रोचकता बहुत ही कम हो गई है, जो मेरा अपना सोचना है या मानना है, देखना है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षण को और किस अच्छे तरीके से हम रोचक बना सकते हैं? इस पर अपने विचार रखिए सर, क्या रख सकते हैं आप? निश्चित रूप से कोरोना काल के बाद हमारे जो एजुकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट मैं स्वयं महसूस करता हूँ। बच्चों की अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा पनप चुकी है। जो बच्चों की जो नो डिडक्शन पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत कक्षा 8 तक के बच्चों को, चाहे बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हम उसे पास करने के लिए बाध्य होते हैं। हम उसे अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए बाध्य होते हैं। जब वही बच्चा 9th क्लास में पहुँचता है, तो उसे 8th क्लास तक की कोई भी किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं होती है। मेरा सरकार से ये आग्रह है कि ठीक है, हम बच्चे को ना रोकें, लेकिन कम से कम उसे इस बात के लिए प्रेरित ज़रूर करें कि वो 1 बार, 2 बार जैसे कंपार्टमेंट परीक्षाएँ होती है, सप्लीमेंट्री टाइप परीक्षा होती है, वो परीक्षा ज़रूर दे और जब तक उसे बेसिक नॉलेज कम से कम कक्षा 8 तक की न आ जाए या जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, 6th क्लास का बच्चा है, जब तक उसे 6th क्लास की अपनी जो बेसिक नॉलेज है वो ना आए, तब तक उसे हम अगली क्लास में प्रमोट ना करें। और जब बच्चे के दिमाग में ये अच्छी तरह से फिट हो जाता है कि उसे अगली क्लास में प्रमोट करना एक प्रधानाचार्य की, एक विद्यालय की जिम्मेदारी है, तो उसके बहुत सारे परिणाम खराब निकलते हैं। बच्चे को हम विद्यालय में बुलाने के लिए बुलाते हैं, कोई ना कोई उसे बता देता है कि तुम कॉलेज जाके क्या करोगे, पढ़ो या ना पढ़ो, एग्जाम दो या ना दो, आप अगली क्लास में प्रमोट तो हो ही जाओगे। दूसरा, अनुशासनहीनता बहुत बढ़ती जा रही है। बच्चे घरों से चलते हैं, माँ-बाप बहुत मेहनत करके उन्हें भेज रहे हैं, लेकिन पता चली कि वो विद्यालय नहीं पहुंचकर इधर-उधर के एरिया में घूम रहे हैं। और इन सब के लिए निश्चित रूप से इस बात पर तो मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी डिमांड है कि इस बात पर कहीं न कहीं कोई अंकुश ज़रूर लगना चाहिए कि जब तक बच्चा पूरी तरह से एक क्वालिफाइड ना हो जाए, उसे अगली क्लास में प्रमोट ना किया जाए। दूसरी बात कि जब कभी भी पहले ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस ज़माने में यदि बच्चे को थोड़ा बहुत शारीरिक पनिशमेंट मिल भी जाता था, तो उसके लिए उसके गार्जियन हमें कभी भी परेशान नहीं करते थे हम लोग जाकर। लेकिन आज के ज़माने में चूँकि शारीरिक जो प्रताड़ना है, जो पनिशमेंट है, वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा बंद किए जा चुके हैं और इसका भी निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। यदि हम एक पढ़ाई क्लास में कराएँगे और बच्चे को किसी प्रकार का कोई टीचर का थोड़ा बहुत डर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो उतने एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ पाता है। एज ए प्रधानाध्यापक आप किन-किन समस्याओं का अपनी लाइफ में सामना करते हैं? सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार के लिए भी कि इस समय जो पेपर वर्क है, वो बहुत ज़्यादा प्रधानाचार्य के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आए दिन सरकार के द्वारा जो हमसे सूचनाएँ माँगी जाती हैं, उन सूचनाओं को देने में ही हमारा सारा समय निकल जाता है। जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है कि हमें बच्चों को एजुकेशन देखनी चाहिए, हमारे कॉलेज में एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, उसे हमें देखना चाहिए। हमारा सारा फ़ोकस उस तरफ न जाकर अपने ऑफ़िशियल वर्क की ओर ज़्यादा जा रहा है। आज डिजिटल का ज़माना है, लेकिन डिजिटल का ज़माना होने के बावजूद भी हमारे पेपर वर्क में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। दूसरा, जितने भी अध्यापक, ये प्रधानाचार्य, ऑफ़िस वाले लगे हुए हैं, उनसे एजुकेशन का ही काम कराया जाए। समाज की जो और काम है, जब तक अत्यधिक आवश्यक ना हो, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। उन्हें केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए ही छोड़ा जाए। जितना ज़्यादा वो बच्चों को पढ़ा पाएँगे, निश्चित रूप से बच्चे उतने ही आगे अपने जीवन में सफल हो पाएँगे। हमारे चैनल पर अपने विचार रखने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी।
तो अभी जो विद्यार्थियों की ना जो क्लासरूम में जो उनका आजकल का जो उनका पार्टिसिपेशन है हाँ। वो बहुत नीचा हो गया है, बहुत घट गया है। शारीरिक रूप से तो वहां पे उपस्थित है, लेकिन जब वो टीचर्स के सामने, जब वो टीचर क्लास में बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। अरे भाई, अब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट समझाया जो कि 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, वो उसने एक बार समझाया, क्या जो 40-50 बच्चे क्लास में बैठे, एक तो आपको मिलवाते हैं अपने तीसरे गेस्ट, जानी मानी हस्ती, वालिया ग्लोबल के जो है प्रिंसिपल श्याम प्रकाश तिवारी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आज सर आपसे जो है हम पूछना चाहते हैं कि कोरोना के बाद जो शिक्षा में परिवर्तन आए हैं, आप उसे किस तरह से लेते हैं और उसके बाद आपको किन किन तरह की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। सिटी हलचल आपकी आवाज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि कोरोना के बाद शिक्षा में क्या परिवर्तन आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सर कि कोरोना काल के दौरान जो शिक्षा हम लोगों ने ऑनलाइन दी, क्योंकि वो एकमात्र तरीका था, क्योंकि कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन था, सब अपने घरों में बंद थे, जी। तो शिक्षा कैसे दी जा सकती थी? हम्म। शिक्षा के लिए या तो विद्यार्थी स्कूल आए हम्म, या फिर स्कूल उनके घर जाए। हम्म, तो क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, तो विद्यार्थी तो स्कूल नहीं आ पा रहे थे, हम्म, तो हमें स्कूलों को विद्यार्थियों के घरों तक पहुंचाना पड़ा, और उसके लिए हमने तकनीक का सहायता लिया, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन जो हमारी तकनीक है उसकी सहायता से हमने शिक्षण कार्य किया, और ये सतत चलता रहा। 1-1.5 साल लगातार हमने इसमें काफी अच्छी तरक्की भी करी, किंतु आज हम कोरोना से मुक्त हैं और पूरा देश विश्व मुक्त है। आज कोरोना के बाद जो मुख्य समस्या यह आ रही है, आप विश्वास करिएगा कि हमारे और हम सभी, शायद मैं भी, जी। हम सभी इन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ना, इन्होंने हमको हैक कर लिया है, पूरी तरह से हम पूरी आदी तरीके हो- से हैक कर लिया है। कम से कम 50% तो मैं भी हैक हूं। मैं अपनी बात बताता हूं। वो- आज विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा, शिक्षण पठन पाठन से ज्यादा वो अपना समय मोबाइल या लैपटॉप पे बिताता है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया हमारा। उनका स्क्रीन टाइम शायद 6-7 घंटे हो गया है, घंटे हो गए जो कि शिक्षण पे देना चाहिए था, जी। जबकि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, रील्स हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं। अगर ये स्क्रीन टाइम वो उसको पॉजिटिवली ले, पॉजिटिवली लगाएं, अगर वो उसको शिक्षण के वीडियोस देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से कुछ पढ़ाई के लिए यूज करें, तो सही समझ में आता है। लेकिन वो इस पे ना लगा के ये ज्यादा समय उस पे लगा रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान आज देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति एक मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन की मेरे पास मेरे जो शिक्षक गण हमेशा आते हैं, कहते हैं कि सर क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। अब वो एक्टिवनेस और पार्टिसिपेशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो फोकस नहीं है, उनका कंसंट्रेशन वहां नहीं है, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है, वो हट गए हैं अपने मेन पाथ से। हाँ, मेन पाथ से। भाई एक विद्यार्थी है, उसका मुख्य कार्य, मैं शिक्षक हूं, मेरा मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा देना, शिक्षण कार्य करना। ठीक है, आप मीडिया में हैं, आपका मुख्य कार्य क्या है? आप रिकॉर्ड करें, समाचार लाएं, उसको प्रेषित करें। विद्यार्थी का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना। किंतु आज का जो विद्यार्थी है वो उससे अलग हो गया है थोड़ा। हमको एक ब्लाइंडर लगाना पड़ेगा। मुझे एक छोटी सी कहानी या मैं एक छोटा सा दर्शन दिखाना चाहता हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो तांगा चला करता था, उस समय ये बड़ी गाड़ियां नहीं चलती, तांगा चला करता था, और हम लोग तांगे में बैठ के गांव से शहर, शहर से गांव आते थे। तो जो तांगे पे जो हॉर्स होता था, घोड़ा होता था, तो घोड़ों को मैंने देखा कि उसको ना आंख के पास एक ब्लाइंडर, चमड़े का एक लेदर का ब्लाइंडर लगा देते थे उसके आंखों के, ऐसे लगा दिया करते थे। क्यों लगा दिया करते थे? कि उसको दूर तक वो काली सड़क नजर आए। क्यों? क्योंकि घोड़ा सड़क के इधर भी खेत हरा, सड़क के इधर भी खेत हरा। अगर वो थोड़ा सा चलेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हरा देखेगा, तो हो सकता है वो
उस तरफ कंसंट्रेशन वीक हो जाए, वो उधर चला जाए, क्योंकि उसे हरा उसको बुलाएगा, अट्रैक्ट करता है। तो वही ब्लाइंडर, इनविजिबल ब्लाइंडर आज हमारे विद्यार्थियों को लगाना होगा। तो एक स्क्रीन टाइम बढ़ गया, एक बहुत बड़ी समस्या तो ये है, और ये घट नहीं रहा है। और विश्वास करिएगा, अगर मैं कहूं कि आज हम हैक्ड हैं तो हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये एआई पे चलती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आपने एक बार कोई सर्च कर लिया तो वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपने अपना इंटरेस्टेड कोई टॉपिक सर्च कर लिया, तो एआई के अकॉर्डिंगली वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब वही वीडियोस, उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको देते रहेंगे। और वो क्योंकि आपकी हॉबी, इंटरेस्ट है, तो आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, बिजी रहेंगे। तो शिक्षण कार्य या शिक्षा पे से आप एक थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन नहीं है जी। जैसा कि सर आप जानते हैं कि सरकार एनईपी 2020 लाई, तो क्या इसके आने के बाद शिक्षा में कुछ परिवर्तन होगा आपके अनुसार, या वैसे ही रहेगा शिक्षा जैसा चल रहा था? क्योंकि बहुत समय बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति सरकार ने हमारे सामने प्रस्तुत की। शायद 1992 के बाद पहली बार बदली गई है जी। और नई शिक्षा नीति जरूर कुछ परिवर्तन लाएगी। नई शिक्षा नीति से शायद हमको हिंदुस्तान, भारत के बारे में ज्यादा पढ़ने को, जानने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा भी मानते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें क्लास 6ठी से ही कोडिंग पर को अनिवार्य कर दिया गया है, और रोजगार परक जो शिक्षा, और कुछ बहुत सारे उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं, या नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो अमूल चूक परिवर्तन ला सकते हैं हमारे शिक्षा और शिक्षा जगत में। लेकिन जरूरत है उसको, जिस स्पिरिट में शिक्षा पॉलिसी को बनाया गया है उसी स्पिरिट में उसको लागू कर, ग्राउंड लेवल पर, ना कि पेपर पर। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम जो परियोजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्लानिंग अच्छा बनाना सिर्फ 50% सफलता, बाकी की 50% डिपेंड करती है कि क्या आप उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उस शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे बात हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो बहुत अच्छे हैं कि आप स्ट्रीम्स नहीं होंगे, पहली बात, कोई साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, आर्ट्स नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, और जो आपकी मर्जी वो सब्जेक्ट पढ़ें, है ना। और ये मैं इससे बिल्कुल सहमत भी हूँ कि अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, तो उसको वो क्या कहते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ उसको फिजिक्स की जरूरत नहीं है, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़े। किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स मैथ पढ़े, केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। अगर केमिकल इंजीनियर बनना है तो जाए। तो वो अब स्ट्रीम नहीं होके अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेना, आगे हायर एजुकेशन में भी ब्रेक कर देना। आप शिक्षा के दौरान दूसरी शिक्षा भी, मतलब एक कोर्स को ब्रेक करके दूसरे कोर्स में भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल नई शिक्षा नीति जो लागू हो गई है, पूर्णतः तो लागू होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन लागू हो गई है, और वो बिल्कुल एक पॉजिटिव चेंजेस लाएगी, और मुझे लगता है कि उससे भारत आगे बढ़ेगा। जी, धन्यवाद सर। जी सर, अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि एक प्रिंसिपल के तौर पर जो है, आप किन किन समस्याओं का सामना एज ए प्रिंसिपल करते हैं, यानी स्कूल की किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, और कोरोना के बाद क्या ये बढ़ी हैं या कम हुई हैं? जो भी आपका विचार है आप हमें बताएं, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कोरोना काल के बाद समस्याएं बढ़ी या घटी, इसका कोई आयाम नहीं है। हाँ, कुछ जरूर बढ़ी है, क्योंकि जो विद्यार्थी 1-1.5 साल बाद स्कूल वापस आया, वो विद्यार्थी फोकस नहीं था, उसको ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल काम हुआ, क्योंकि वो लगातार ऑनलाइन प्राप्त कर रहा था शिक्षा, और वो दोबारा से अब तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, उसकी लिखने की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो ये विद्यार्थियों को दोबारा से वापस ट्रैक पे लाना, और अब धीरे करके वो उस जगह पे आए हैं। क्योंकि देखिएगा, हमें नॉलेज कितनी भी हो, लेकिन आज जो मार्क्स मिलते हैं वो लिखने पे मिलते हैं। बच्चा 3 घंटे बैठ नहीं पा रहा है पेपर में। क्लासरूम
40-50 मिनट के क्लासरूम में वो कंसंट्रेट करके सुन नहीं पा रहा है। ये जो समस्याएं कोरोना के बाद आई, ये बढ़ी हैं, थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समस्याओं के ऊपर काबू पा लिया जा रहा है। और इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, क्लासरूम में बच्चों को वापस लाने के लिए, उनका कंसंट्रेशन दोबारा से इंक्रीज करने के लिए हमको, टीचर्स को, शिक्षकों को बहुत काम करने की जरूरत होगी, जो कर भी रहे हैं। अपने सब्जेक्ट को उन्हें बड़े रोचक तरीके से आगे पेश करना होता है, पेश करना चाहिए, अच्छी तैयारी के साथ, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको पेश करें कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन है या अट्रैक्शन है, या वो मोटिवेट हो कि दोबारा से वो उसको ठीक से ले। धन्यवाद अपने विचार हमारे चैनल पर रखने के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।